राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और धमाका कर दिया। महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल सीट में 1 लाख प्लस फेक वोटर। उन्होंने 5 तरीके गिनाए: 11,000 डुप्लीकेट वोटर, 40,000 फेक एड्रेसेस, 10,000 एक ही एड्रेस पे बल्क वोटर, 4,000 गलत फोटो और 33,000 फॉर्म 6 का मिसयूज। सुनने में बड़ा धमाका लगता है, लेकिन सच क्या है? इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से उस एरिया में 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 52,000 नए वोटर्स ऐड हुए थे। दोस्तों, मान लीजिए राहुल गांधी का 1 लाख फर्जी वोटरों वाला दावा सच है। अब जरा ध्यान दीजिए नंबर्स पर। इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से उस महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 52,000 नए वोटर्स ही ऐड हुए थे। तो मान भी ले कि ये सारे के सारे वोट चोर हैं, तो फिर बाकी के 48,000 कहाँ से हैं? ये तो पहले से ही वोटर लिस्ट में मौजूद थे। यानी राहुल गांधी की कहानी माने तो वोटर लिस्ट पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, फेक वोटर्स का मतलब आखिर है क्या? क्या वो लोग जो 4-4 बार अलग अलग आइडेंटिटी से वोट डालते हैं? क्या वो लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करके वोट करते हैं? या फिर सिर्फ ऐसे लोग जिनके नाम पते वोटर लिस्ट में गलत लिख दिए गए? अब जरा सोचिए, अगर किसी का नाम 2 बार आ गया, स्पेलिंग गलती से अलग हो गई या फिर घर का नंबर गलत लिख गया, तो क्या ये वोट चोरी कहलाएगा? नहीं, ये सिर्फ रॉन्ग एंट्री है। और अब प्रैक्टिकल एंगल देखिए। लोकसभा चुनाव में वोट कहीं और डालना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर वोटर को अपने घर के पास के पोलिंग बूथ पर वोट करना होता है। तो फिर ये दूसरे स्टेट से आए हुए 1 लाख लोगों वाली थ्योरी अपने आप ही कोलैप्स हो जाती है। अब जरा इनकी दूसरी थ्योरी सुनिए। इस बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में टोटल में 7 सेगमेंट्स थे और कांग्रेस कैंडिडेट ने बाकी सभी 6 सेगमेंट्स में जीत भी दर्ज की थी। लेकिन इस एक सेगमेंट में, महादेवापुर सेगमेंट में, वो बड़ी संख्या से पिछड़ गए और सिर्फ इसी कारण से 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में पूरा रिजल्ट पलट गया इस सीट में। विनिंग मार्जिन यहाँ पर था 32,707 का और वोट चोरी कितनी एलेज की गई? 1,250,000। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा चुका है। दोस्तों, मैंने तो पाव पाव के क्लेम पे ही डेमोक्रेसी हाईजैक कर दिया। लेकिन जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में 7 नहीं बल्कि 8 विधानसभा सेगमेंट्स आते हैं। सर्वागना नगर, सीवी रमन नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, गांधी नगर, राजाजी नगर, चमराजपेट और महादेवपुरा। अब दोस्तों, यहाँ ना पॉपो ने ध्यान दिया और न ही उनके बेवटे ने। एलिगेशन लगाया गया कि महादेवपुरा छोड़कर बाकी के सारे विधानसभा सेगमेंट पर कांग्रेस जीती। लेकिन सच्चाई देख लीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल के 4 सेगमेंट्स पर बीजेपी आगे थी और 4 पर कांग्रेस। यानी ये जो डेमोक्रेसी हाईजैक हो चुकी है वाला नैरेटिव है, वो बिल्कुल भी फैक्ट्स पर नहीं बल्कि जीरो एविडेंस के साथ ऑडियंस को परोसा गया है। दोस्तों, मैं चोर, मेरा पाव पाव चोर। असल में मामला ये है कि हमारी वोटर लिस्ट पूरी तरह क्लीन नहीं है। डुप्लीकेट एंट्रीज, गलत पते और पुराने नाम डिलीट न होना, यही असली समस्या है। दोस्तों, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हार्डकोर सपोर्टर हैं तो शायद ये बात आपको चुभेगी, लेकिन अगर आप राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो साफ नजर आएगा असल मुद्दा वोट चोरी का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का है। अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? कई लोग कहेंगे पुरानी वोटर आईडीज को कैंसिल करो, पूरी वोटर लिस्ट दोबारा तैयार करो, सबको फिर से रजिस्टर कराओ और प्रोसेस को स्ट्रिक्ट और ऑनलाइन कर दो। सुनने में ये सॉल्यूशन परफेक्ट लगता है, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए अगर सिस्टम में ऐसे कॉन्स्टेंट्स डाल दिए जाए जैसे फोटो साइज बिल्कुल आधार जैसा एग्जैक्ट होना चाहिए, नाम की एंट्री आधार से 100% मैच करनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ के साथ हाउस नंबर कंपलसरी हो, तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। भारत की ग्राउंड रियलिटी यही है, आज भी करोड़ों लोगों के पास प्रॉपर हाउस नंबर ही नहीं है। गांव में लोग अपना एड्रेस ऐसे बताते हैं, शिव मंदिर के पास, चौपाल के पीछे वाली गली या रामलाल के दुकान के सामने। आप सोचिए अगर ऐसा रूल बना दिया जाए कि हाउस नंबर मैंडेटरी है, तो ऐसे करोड़ों जेन्युइन वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी हम वोटर लिस्ट को साफ करने के नाम पर करोड़ों लोगों को वोट करने के अधिकार से वंचित कर देंगे। और याद रखिए, हमारे देश में लोग चुनाव को वैसे भी बहुत सीरियसली नहीं लेते। टर्नआउट डेटा देख लीजिए, 65% या 66% से ज्यादा वोटिंग शायद ही कभी होती है। यानी 1/3 पॉपुलेशन को तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर वोटर आईडी बनाने का प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स कर दिया तो ये परसेंटेज और भी गिर जाएगा। मतलब सॉल्यूशन के चक्कर में डेमोक्रेसी ही कमजोर हो जाएगी। तो अब सवाल उठता है, असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन है ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं बल्कि सिंप्लीफिकेशन। सॉल्यूशन है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्शन कमीशन का वो कैंपेन
जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स डोर टू डोर जाकर वोटर लिस्ट वेरीफाई करते हैं, गलत एंट्रीज हटाते हैं और जेन्युइन नए वोटर्स को ऐड करते हैं। इसी से वोटर लिस्ट साफ होती है, बिना लोगों को अननेसेसरी एक्सक्लूड किए। अब एक और सवाल उठता है, कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वोटर लिस्ट क्लीन करना और गलत एंट्रीज को ठीक करना ये तो उनकी जिम्मेदारी हुई। जी हाँ, हुई। यही बात ओपनली कही थी कर्नाटका के मंत्री KN राजन्ना ने। ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. उनका स्टेटमेंट इतना फैक्चुअल था कि राहुल गांधी आहत हो गए और उनका इस्तीफा मांग लिया। नतीजा, राजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शशि थरूर की स्टेटमेंट्स भी वायरल हुई। ಆಮೇಲೆ ನಾನು 91ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಮೋಸದಿಂದ ಸೋತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ ಇವ್ರ ಕಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ ನಾನು, LG ಅವನೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. I'm telling you that the elections of 87 were a huge mistake and they were rigged. Undoubtedly this was certainly one of the mistakes that sparked off the disillusionment of some young people who then became militants. इन सब से एक बात तो साफ है, वोट चोरी की बातें ज्यादा पॉलिटिकल रिटोरिक है। असल इशू वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी का है। दोस्तों, सॉल्यूशन पास्ट को घसीटने में नहीं है, व्हाट अबाउटरी में उलझने का कोई फायदा नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि सिस्टम को भी और बेहतर कैसे बनाया जाए। दोस्तों, अगर आप इंडियन इलेक्शंस की हिस्ट्री को देखें तो साफ नजर आता है कि ये सिस्टम लगातार इंप्रूव होता गया। शुरुआत हुई थी 1950s में। ये वो समय था जब चुनाव पेपर बैलेट से होते थे। हर एक उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स रखा जाता था। वोटर को एक स्लिप दी जाती थी और उसे जाकर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के बॉक्स में डालना होता था। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी दिक्कत थी, कोई वोटर आईडी सिस्टम नहीं था। लोग राशन कार्ड, पंचायत सर्टिफिकेट या बस किसी लोकल रेफरेंस के आधार पर वोट डाल देते थे। वेरिफिकेशन इतना कमजोर था कि गड़बड़ी होना आम बात थी और इसी लूपहोल का फायदा उठाते थे गुंडे। बूथ कैप्चरिंग एक आम चीज थी। विरोधी उम्मीदवारों के बैलेट बॉक्स में इंक डाल देना, स्लिप्स को फाड़ देना या फिर पूरा बॉक्स उठाकर ले जाना, ये बिल्कुल खुलेआम होता था। अब जरा सोचिए, भारत का लोकतंत्र अपने शुरुआती दिनों में ही कैसे चुनौतियों से गुजर रहा था। और सिर्फ छोटे मोटे उम्मीदवार ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं को भी इसका सामना करना पड़ा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, वो भी इस चुनावी गड़बड़ी से नहीं बच पाए। बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से अम्बेडकर जी खड़े हुए थे। ये एक डुअल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी, यानी यहाँ से एक जनरल और एक SC/ST कैंडिडेट दोनों चुने जाते थे। लेकिन इस सीट पर अम्बेडकर जी हार गए कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोवा कजरोलकर से करीब 15,000 वोटों के अंतर से। अम्बेडकर जी ने इस नतीजे को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने याचिका दाखिल की और दावा किया कि 74,333 बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और गिना ही नहीं गया। सोचिए दोस्तों, भारत का पहला चुनाव ही ऐसे सवालों से घिरा रहा, जहां वोट डालने का अधिकार तो था मगर उस वोट की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर आया 1980s और 90s का वो दौर जहां बूथ कैप्चरिंग सबसे बड़ी समस्या बन गई। गुंडे पूरे बूथ को कब्जा करके वोटिंग प्रोसेस को हाईजैक करने लगे। इसी बीच एक बहुत बड़ा सुधार आया 1993 में, जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे कम से कम हर वोटर का पहचान वेरीफाई होना शुरू हुआ। इसके बाद आया सबसे बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM। 1999 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया और 2004 तक पूरे देश में चुनाव पूरी तरह से EVM से होने लगे। इससे बैलेट स्टफिंग और फेक स्लिप्स जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो गई। लेकिन सवाल था, वोटर को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया है। यहाँ आता है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि EVM के साथ VVPAT यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी होना चाहिए। पहली बार नागालैंड के लोकसेन असेंबली सीट पर अक्टूबर 2013 में VVPAT का ट्रायल हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 8 सीट्स पर लिमिटेड स्केल पर यूज किया गया। फिर 2017-18 में गुजरात और यूपी इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर VVPAT का इस्तेमाल हुआ और फाइनली 2019 से इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर VVPAT को लागू कर दिया। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं हर दशक में हमारी चुनाव प्रणाली और मजबूत होती चली गई है। पहले राशन कार्ड और पंचायत सर्टिफिकेट से वोटिंग होती थी, फिर 90s में वोटर आईडी कार्ड आए, उसके बाद बैलेट पेपर से EVM पर शिफ्ट हुई और अब EVM के साथ VVPAT भी जोड़ दिया गया है ताकि हर वोटर खुद वेरीफाई कर सके कि उसका वोट सही जगह गया है। यानी सिस्टम लगातार इवॉल्व होता रहा और यही सबूत है कि हमारी डेमोक्रेसी खुद को इम्प्रूव करती रहती है। लेकिन अब असली जरूरत है वोटर लिस्ट को क्लीन करना।
डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, गलत पते सुधारना और जेन्युइन वोटर्स का नाम ही लिस्ट में रखना। अगर हम फ्यूचर में अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो रिफॉर्म्स का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए।